जिंदगी कभी कभी ऐसे यू टर्न लेती है कि इंसान सोच में पड़ जाता है। सियोल शहर की चमचमाती लाइट्स और ठंडी हवा के बीच जोंगकुक अपने नए अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। वो पिछले 2 साल से साउथ कोरिया में एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम कर रहा था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, सिवाय एक चीज के, उसका मंथली रेंट बहुत ज्यादा था। अकेले पूरा खर्चा उठाना अब उसके बजट से बाहर हो रहा था, इसलिए उसने एक फ्लैटमेट ढूंढने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन एक सिंपल सा ऐड डाल दिया था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस एक ऐड की वजह से उसकी लाइफ में कौन आने वाला है। अगली सुबह जोंगकुक अपनी कॉफी का सिप ले ही रहा था कि डोरबेल बजी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक लड़का खड़ा था, ब्लैक ओवरसाइज्ड हुडी, बिखरे हुए बाल और आंखों पर एक स्टाइलिश चश्मा। वो कोई और नहीं बल्कि तेयोंग था। तेयोंग शहर का एक पॉपुलर लेकिन थोड़ा सा मिस्टीरियस फोटोग्राफर था। वो अपनी बड़ी सी ट्रैवल बैग के साथ वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान थी। हाय, क्या तुम ही जोंगकुक हो? मैंने तुम्हारा फ्लैटमेट वाला पोस्ट देखा था, तेयोंग ने अपनी गहरी भारी आवाज में कहा। जोंगकुक बस उसे देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अट्रैक्टिव और कूल दिखने वाला बंदा उसके इस छोटे से फ्लैट में रहने के लिए आया है। जोंगकुक ने खुद को संभाला और थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूँ, अंदर आ जाओ। तेयोंग अंदर आया और उसने पूरे लिविंग रूम को ऐसे स्कैन किया जैसे वो किसी फोटोशूट के लिए लोकेशन देख रहा हो। दिक्कत यह नहीं थी कि तेयोंग वहां रहने आया था। दिक्कत तब शुरू हुई जब दोनों ने साथ रहना स्टार्ट किया। तेयोंग का लाइफस्टाइल जोंगकुक से बिल्कुल अलग था। जोंगकुक को हर चीज एकदम परफेक्ट, साफ सुथरी और अपनी जगह पर चाहिए थी, जबकि तेयोंग एक नंबर का लापरवाह आर्टिस्ट था। पहले ही दिन तेयोंग ने अपने कीमती कैमरे के लेंस और लाइट्स पूरे सोफे पर फैला दिए। जब जोंगकुक ने टोका तो तेयोंग ने बस एक क्यूट सी स्माइल दी और कहा, रिलैक्स यार, आर्ट को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस तब शुरू हुआ जब जोंगकुक को तेयोंग की एक अजीब आदत के बारे में पता चला। हर रात ठीक 2 तेयोंग अपने कमरे से निकलता, सीधे किचन में जाता और पूरी तरह अंधेरे में खड़े होकर फ्रिज को देखता रहता। एक रात जोंगकुक की आंख खुली तो उसने देखा कि तेयोंग अंधेरे में खड़ा होकर दीवार पर कुछ ड्रॉ कर रहा है। जोंगकुक के पसीने छूट गए। उसने दबे पांव जाकर देखा तो तेयोंग सो रहा था। वो असल में स्लीप वॉकिंग कर रहा था। जोंगकुक ने राहत की सांस ली, लेकिन तेयोंग की इस मिस्ट्री ने उसके मन में एक अजीब सा इंटरेस्ट जगा दिया था। कहानी में असली ट्विस्ट एक वीकेंड पर आया। जोंगकुक अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का क्लाइंट वर्क सबमिट करने वाला था। तभी अचानक पूरे अपार्टमेंट की लाइट चली गई। उसका लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला था और उसका वाईफाई बंद हो चुका था। जोंगकुक एकदम पैनिक मोड में आ गया। वो चिल्लाया, शिट, मेरा करियर खत्म। तभी अंधेरे में एक मोमबत्ती जली। तेयोंग अपने हाथ में एक छोटा सा पोर्टेबल हॉटस्पॉट डिवाइस लेकर खड़ा था। चिंता मत करो, मेरे पास बैकअप है, अपना काम खत्म करो, तेयोंग ने मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उस वक्त मोमबत्ती की डिम लाइट में तेयोंग का चेहरा इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि जोंगकुक का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। दोनों के बीच एक बहुत ही क्लोज और अजीब सा साइलेंस छा गया। जोंगकुक ने जल्दी से अपना काम खत्म किया। जब लाइट वापस आई तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी वजह के हंस पड़े। अगले कुछ दिनों में चीजें बदलने लगीं। जो तेयोंग पहले सिर्फ एक इरिटेटिंग फ्लैटमेट लगता था, अब जोंगकुक को उसकी आदत होने लगी थी। वो दोनों साथ में देर रात तक मैगी बनाकर खाते, कोरियन ड्रामा देखते और अपनी लाइफ की बातें शेयर करते। जोंगकुक को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि तेयोंग के इस लापरवाह बिहेवियर के पीछे एक बहुत ही केयरिंग और प्यारा दिल है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। एक शाम जब तेयोंग घर पर नहीं था, जोंगकुक लिविंग रूम साफ कर रहा था। तभी टेबल पर रखे तेयोंग के एक पुरानी स्केचबुक पर उसकी नज़र पड़ी। जोंगकुक ने उसे जैसे ही खोला, उसके होश उड़ गए। उस स्केचबुक के हर एक पेज पर किसी और की नहीं बल्कि खुद जोंगकुक की अलग अलग मूड्स में तस्वीरें और स्केचेस बने हुए थे। कुछ स्केचेस तो तब के थे जब वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जोंगकुक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। क्या तेयोंग उसे पहले से जानता था? क्या इस फ्लैट में आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक प्लान था? तभी अचानक मेन डोर का लॉक खुला और तेयोंग अंदर आया। जोंगकुक के हाथ में वो स्केचबुक थी। तेयोंग ने जैसे ही जोंगकुक को उस बुक के साथ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों की नजरें मिली और रूम में एक गहरा सस्पेंस छा गया। तेयोंग को सामने देखकर जोंगकुक के हाथ कांपने लगे और वो स्केचबुक उसके हाथ से छूटकर सीधे फर्श पर जा गिरी। पूरा कमरा एकदम शांत था, सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज आ रही थी। तेयोंग ने नीचे गिरी हुई स्केचबुक को देखा और फिर जोंगकुक की आंखों में, जहां इस वक्त ढेरों सवाल थे। तेयोंग का वो हमेशा कूल और बेफिक्र रहने वाला चेहरा आज पहली बार एकदम गंभीर और थोड़ा डरा हुआ लग रहा था।
तेयोंग ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया, झुककर स्केचबुक उठाई और उसकी धूल साफ करते हुए कहा, तो तुमने इसे देख ही लिया। जोंगकुक ने अपनी आवाज को संभालते हुए पूछा, तेयोंग, ये सब क्या है? इसमें मेरी तस्वीरें, मेरे स्केचेस, वो भी तब के जब हम मिले भी नहीं थे। तुम मुझे पहले से कैसे जानते हो? और तुम सच में यहाँ सिर्फ एक फ्लैटमेट बनकर आए हो या इसके पीछे कोई और वजह है? तेयोंग ने एक गहरी सांस ली, टेबल पर स्केचबुक रखी और खिड़की की तरफ देखने लगा, जहां से सियोल शहर की लाइट्स दिख रही थीं। उसने कहा, जोंगकुक, 1 साल पहले जब मैं अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब मुझे अपनी फोटोग्राफी के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं इसी शहर की एक आर्ट गैलरी के बाहर बैठा था, तभी मैंने तुम्हें देखा। तुम बारिश में भीगते हुए एक बेघर पिल्ले को अपनी छतरी दे रहे थे और खुद भीग रहे थे। उस पल तुम्हारी उस स्माइल ने मेरे अंदर के सोए हुए आर्टिस्ट को जगा दिया। तेयोंग थोड़ा मुड़ा और जोंगकुक के करीब आकर बोला, मैंने दूर से ही सही, लेकिन तुम्हें अपनी इंस्पिरेशन बना लिया। मैं जब भी उदास होता, तुम्हारा स्केच बनाता, और जब मुझे पता चला कि तुम्हें एक फ्लैटमेट की ज़रूरत है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहता था, तुम्हें जानना चाहता था। मेरा इरादा तुम्हें डराने का बिल्कुल नहीं था, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। जोंगकुक चुपचाप तेयोंग की बातें सुन रहा था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन अब डर की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब से एहसास की वजह से। उसे समझ आ गया था कि पिछले कुछ दिनों में जो केयर और जो अपनापन तेयोंग ने उसे दिखाया था, वो कोई दिखावा नहीं था। जोंगकुक ने आगे बढ़कर तेयोंग के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस्टर फोटोग्राफर, इसका मतलब तुम मेरे सीक्रेट फैन हो। तेयोंग ने जोंगकुक की तरफ देखा और उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी प्यारी सी स्माइल वापस आ गई। माहौल का वो भारी सस्पेंस एक पल में खत्म हो गया और दोनों के बीच एक नई शुरुआत की खुशबू आ गई। अगली सुबह अपार्टमेंट का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां कल तक दोनों के बीच एक प्यारी सी बॉन्डिंग बन रही थी, वहीं आज सुबह नाश्ते की टेबल पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जोंगकुक चुपचाप अपनी कॉफी के कप को देख रहा था और उसका दिमाग तेयोंग की उसी बात पर अटका हुआ था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है। जोंगकुक को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात से इतना बुरा क्यों लग रहा है। आखिर तेयोंग सिर्फ उसका फ्लैटमेट ही तो था। तभी डोरबेल की आवाज़ गूंजी और दोनों के दिल की धड़कनें जैसे एक पल के लिए रुक गईं। तेयोंग ने गहरी सांस ली और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में 2 बड़े-बड़े सूटकेस थे। उसने अंदर आते ही बिना कुछ सोचे सीधे तेयोंग को गले लगा लिया और चहकते हुए बोली, हाय तेयोंग, आई मिस्ड यू सो मच। जोंगकुक ये सब सोफे पर बैठा देख रहा था और उसे अपनी छाती में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। लड़की ने जोंगकुक की तरफ देखा और अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए पूछा, तेयोंग, ये कौन है? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अकेले रहते हो। तेयोंग ने थोड़ा नर्वस होते हुए जोंगकुक का इंट्रोडक्शन कराया और कहा, मिना, ये जोंगकुक है, मेरा फ्लैटमेट और एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर। मिना ने जोंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखा और एक फॉर्मल सी स्माइल देकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शाम होते होते जोंगकुक का घर में दम घुटने लगा था। मिना पूरे अपार्टमेंट में ऐसे घूम रही थी जैसे वो उसका खुद का घर हो, और तेयोंग भी उसके आगे पीछे घूमकर उसकी मदद कर रहा था। जोंगकुक से ये सब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना जैकेट उठाया और बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकल गया। वो सियोल की सड़कों पर अकेला घूम रहा था और ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे। उसने खुद से कहा, मुझे क्या हो गया है? मैं क्यों इतना पैनिक कर रहा हूँ? क्या मुझे सच में तेयोंग से प्यार हो गया है? रात के करीब 11 बजे हो चुके थे जब जोंगकुक वापस अपार्टमेंट पहुंचा। पूरे घर में अंधेरा था, सिर्फ लिविंग रूम में एक मध्यम सी लाइट जल रही थी। जोंगकुक जैसे ही अंदर आया, उसने देखा कि तेयोंग सोफे पर अकेला बैठा हुआ था और उसका सिर दोनों हाथों के बीच झुका हुआ था। जोंगकुक को देखकर तेयोंग तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, जोंगकुक, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुम जानते हो मैं कितना डर गया था। जोंगकुक ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तेयोंग, तुम अपनी गेस्ट के साथ टाइम स्पेंड करो, मुझे अपनी फिक्र खुद करना आता है। ये कहकर जोंगकुक जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तेयोंग ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तेयोंग का हाथ बहुत गर्म था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तेयोंग ने जोंगकुक को अपनी तरफ खींचते हुए बहुत ही धीमी और सीरियस आवाज़ में कहा, मिना यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए रुकी है क्योंकि उसका नया अपार्टमेंट अभी रेडी नहीं हुआ है, और दूसरी बात, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ज़रूर है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अब कुछ भी नहीं है। जोंगकुक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर तुम्हारे दिल में क्या है तेयोंग? तेयोंग ने जोंगकुक के हाथ को और कसकर पकड़ लिया, उसके चेहरे के करीब आया और बोला, मेरे दिल में सिर्फ वो इंसान है जिसके स्केचेस से मेरी पूरी डायरी भरी हुई है। जोंगकुक का दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा। दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मिना के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई। मिना ने उन दोनों को इस हालत में देख लिया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए।
मिना को अचानक सामने देखकर तेयोंग और जोंगकुक तुरंत एक दूसरे से दूर हटे। मिना की आंखें गुस्से और हैरानी से लाल हो चुकी थीं। उसने हाथ मोड़कर खड़े होते हुए कहा, तो यहाँ ये सब चल रहा है? तेयोंग, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम सिंगल हो और सिर्फ एक नॉर्मल फ्लैटमेट के साथ रह रहे हो। तेयोंग ने खुद को संभाला और बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मिना, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए मेहमान बनकर आई हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। मिना ने जोंगकुक को एक जहरीली नज़र से देखा और बिना कुछ बोले पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। उस रात के बाद अपार्टमेंट का माहौल पूरी तरह बदल गया। मिना ने अब सीधे सीधे जोंगकुक को परेशान करना शुरू कर दिया था। अगली सुबह जब जोंगकुक किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने गया तो मिना पहले से वहां खड़ी थी। उसने जोंगकुक का रास्ता रोकते हुए कहा, सुनो जोंगकुक, तुम चाहे जो भी कोशिश कर लो, तेयोंग को मुझसे दूर नहीं कर सकते। हमारा पास्ट बहुत गहरा है और तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के के लिए वो सिर्फ एक टाइम पास है। जोंगकुक को मिना की बातों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी तमीज़ नहीं छोड़ी। उसने ठंडे दिमाग से कहा, मिना जी, तेयोंग किसके साथ रहना चाहता है और किसके साथ नहीं, ये फैसला उसका है। आप जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बना सकती। ये कहकर जोंगकुक वहां से हट गया, लेकिन मिना के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। शाम को जब तेयोंग अपने एक बहुत बड़े फोटोशूट का काम खत्म करके घर लौटा तो मिना रोते हुए उसके पास पहुंची। उसने तेयोंग का हाथ पकड़कर कहा, तेयोंग, देखो तुम्हारे इस फ्लैटमेट ने क्या किया। इसने मेरे कीमती कैमरे के लेंस को जानबूझकर फर्श पर गिराकर तोड़ दिया और जब मैंने मना किया तो मुझसे बदतमीजी भी की। तेयोंग ने टेबल पर रखे टूटे हुए लेंस को देखा और फिर जोंगकुक की तरफ मुड़ा, जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आया था। जोंगकुक का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। उसने तुरंत कहा, तेयोंग, यकीन मानो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो दिन भर अपने कमरे में क्लाइंट का काम कर रहा था। मिना रोने का नाटक करते हुए बोली, तेयोंग, ये झूठ बोल रहा है। तुम इस पर भरोसा करोगे या मुझ पर? कमरे में एक बहुत ही गहरा और डरावना सस्पेंस छा गया। जोंगकुक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं तेयोंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात मानकर उस पर शक न करने लगे। अगर तेयोंग ने उस पर भरोसा नहीं किया तो उसका दिल हमेशा के लिए टूट जाता। तेयोंग कुछ देर चुप रहा। उसने लेंस को उठाया और फिर मिना की तरफ देखकर बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, मिना, जोंगकुक कभी झूठ नहीं बोलता। और दूसरी बात, ये लेंस जो टूटा है ये वो मॉडल है जो मैं 2 साल पहले ही यूज़ करना बंद कर चुका हूँ। तुम इसे अपने साथ खराब कंडीशन में ही लेकर आई थी। जोंगकुक को फंसाने का तुम्हारा ये गेम बहुत ही चीप था। मिना का रोना एक पल में गायब हो गया और उसका चेहरा शर्म से झुक गया। तेयोंग ने सीधे मेन डोर की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारा बैग्स ऑलरेडी पैक्ड हैं। तुम इसी वक्त मेरा अपार्टमेंट छोड़कर जा सकती हो। मिना बिना कुछ बोले अपनी इंसल्ट महसूस करती हुई अपने सूटकेस उठाकर घर से बाहर निकल गई। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो जोंगकुक ने एक राहत की सांस ली। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। तेयोंग उसके पास आया, उसकी आंखों के आंसू पोंछे और बहुत ही प्यार से कहा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं अपनी इंस्पिरेशन पर शक करूंगा? जोंगकुक मुस्कुरा दिया और उसने बिना कुछ सोचे तेयोंग को गले लगा लिया। दोनों सोफे पर साथ बैठे ही थे कि तभी जोंगकुक के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उस मैसेज में जोंगकुक और तेयोंग की छुपकर ली गई कुछ तस्वीरें थीं और नीचे लिखा था, मज़ा तो अब शुरू होगा जोंगकुक। जोंगकुक का पूरा बदन उस मैसेज को देखते ही ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हाथों से फ़ोन को और पास किया ताकि वो तस्वीरों को जूम करके देख सके। ये तस्वीरें ठीक उसी वक्त की थीं जब थोड़ी देर पहले मिना के जाने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था। इसका मतलब कोई ठीक उनकी खिड़की के सामने वाली बिल्डिंग से या फिर नीचे सड़क पर खड़े होकर उन पर नज़र रख रहा था। तेयोंग ने जोंगकुक के चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखा और उसका फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही तेयोंग की नज़र उन तस्वीरों और नीचे लिखी धमकी पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। उसने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन उधर से कंप्यूटर की आवाज़ आई कि ये नंबर अभी बंद है। ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं था, बल्कि एक इंटरनेट कॉलिंग नंबर था जिसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। जोंगकुक ने घबराते हुए कहा, तेयोंग, ये कौन हो सकता है? क्या मिना ने जाते ही ये सब प्लान किया है? तेयोंग ने कमरे की सारी खिड़कियों के पर्दे खींच दिए और जोंगकुक को सोफे पर बिठाते हुए बोला, मिना गुस्सा ज़रूर थी, लेकिन वो इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकती। ये कोई ऐसा बंदा है जो काफ़ी समय से हम पे नज़र रख रहा है। तुम डरो मत, मैं जब तक यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही तेयोंग ने सियोल पुलिस में अपने एक जानने वाले ऑफिसर दोस्त को वो नंबर और डिटेल्स सेंड कर दी। जोंगकुक अपने लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी और उसका पूरा सिस्टम हैंग हो गया। स्क्रीन पर एक ब्लैक बॉक्स खुला और उसमें टाइप होने लगा,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये फोटोग्राफर तुम्हें बचा पाएगा? जोंगकुक डर के मारे अपनी चेयर से पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया, तेओंग। तेओंग दौड़ता हुआ कमरे में आया और लैपटॉप की स्क्रीन देखकर तुरंत उसका पावर प्लग खींच दिया। तेओंग समझ गया कि जोंगकुक का पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। बात अब सिर्फ एक नॉर्मल धमकी की नहीं थी, कोई उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनके करियर को भी बर्बाद करने पर तुला था। तभी तेओंग के फोन पर उसके मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर की आवाज में बहुत ज्यादा पैनिक था। उसने कहा, तेओंग, जल्दी से सोशल मीडिया ऑन करो। किसी ने तुम्हारी स्केचबुक की वो सारी तस्वीरें लीक कर दी हैं जिनमें तुमने जोंगकुक के स्केचेस बनाए थे, और इंटरनेट पर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तुम्हारी आने वाली बड़ी मैगजीन का शूट भी होल्ड पर डाल दिया गया है। तेओंग ने जैसे ही अपना फोन चेक किया, इंटरनेट पर हर तरफ वही स्केचेस वायरल हो रहे थे। तेओंग का पूरा करियर दांव पर लग चुका था। जोंगकुक के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से तेओंग की लाइफ बर्बाद हो रही है। जोंगकुक ने रोते हुए कहा, तेओंग, मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता तो आज ये सब नहीं होता। तेओंग ने तुरंत आगे बढ़कर जोंगकुक के दोनों कंधे पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बहुत ही जोर से कहा, जोंगकुक, होश में आओ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। ये वही तो चाहता है कि हम अलग हो जाएं। मुझे अपने करियर की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। अभी वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि अपार्टमेंट के बाहर सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। तेओंग ने तुरंत दीवार के पास रखी एक भारी स्टिक उठाई और दबे पांव मेन डोर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे के आई होल से बाहर देखा, बाहर कोई हुडी पहने खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पार्सल था। तेओंग ने अपनी सांसें रोकी और बहुत ही फुर्ती से मेन डोर का लॉक खोलकर दरवाजे को जोर से बाहर की तरफ धक्का दिया। बाहर खड़ा हुडी वाला बंदा इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था। वो सीधा फर्श पर गिरा और उसके हाथ से वो पार्सल छूटकर दूर जा गिरा। तेओंग ने बिना एक पल गंवाए उस बंदे का कॉलर पकड़ा और उसकी हुडी को पीछे खींच दिया। सामने कोई अजनबी नहीं, बल्कि तेओंग की ही फोटोग्राफी कंपनी का असिस्टेंट मिनहो खड़ा था। मिनहो का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ चुका था। जोंगकुक भी दौड़ता हुआ बाहर आया और मिनहो को देखकर चौंक गया। जोंगकुक ने कहा, मिनहो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तेओंग ने मिनहो को दीवार से सटाया और गुस्से में कड़कती हुई आवाज में पूछा, तो मेरे लैपटॉप का डेटा चुराना, स्केचेस लीक करना और जोंगकुक को धमकियां देना, ये सब तुम्हारा काम था। क्यों किया तुमने ये सब? मिनहो ने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे किसी ने बहुत मोटी रकम दी थी ऐसा करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाते। जोंगकुक ने तुरंत जमीन पर गिरे उस पार्सल को उठाया और उसे खोलकर देखा। उस पार्सल के अंदर एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर और एक पेन ड्राइव थी। जोंगकुक ने वॉइस रिकॉर्डर का बटन दबाया तो पूरे कॉरिडोर में एक जानी पहचानी लड़की की आवाज गूंज उठी। वो आवाज मिना की थी। रिकॉर्डिंग में मिना साफ साफ मिनहो से कह रही थी, जैसे ही मैं उस अपार्टमेंट से निकलूं, तुम तेओंग के स्केचेस इंटरनेट पर वायरल कर देना और जोंगकुक को इतना डरा देना कि वो सियोल छोड़कर भाग जाए। तेओंग सिर्फ मेरा है और अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसका करियर बर्बाद कर दूंगी। ये सच सामने आते ही तेओंग की आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उसने मिनहो से उसका फोन छीना और सीधे पुलिस ऑफिसर दोस्त को कॉल करके अपार्टमेंट के नीचे बुला लिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस आई और मिनहो को अपने साथ ले गई। मिनहो के बयान के आधार पर पुलिस की एक टीम मिना को अरेस्ट करने के लिए भी रवाना हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो तेओंग और जोंगकुक वापस अंदर आए। जोंगकुक अभी भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन अब उसका डर खत्म हो रहा था। तेओंग ने जोंगकुक का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, देखा जोंगकुक, मैंने कहा था ना कि सच हमेशा सामने आता है। अब मिना कभी हमारे बीच नहीं आ पाएगी। तभी तेओंग के फोन पर फिर से उसके मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर ने बहुत ही एक्साइटेड आवाज में कहा, तेओंग, कमाल हो गया। सोशल मीडिया पर जो स्केचेस लीक हुए थे, उन्हें देखकर लोग तुम्हारे काम के और दीवाने हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इन स्केचेस में जो इमोशन है वो किसी फोटो में नहीं हो सकता। मैगजीन वाले अब तुम्हारा और जोंगकुक का एक साथ इंटरव्यू और कपल शूट करना चाहते हैं। ये सुनकर जोंगकुक के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और बड़ी सी मुस्कान आ गई। तेओंग ने जोंगकुक की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। उसने जोंगकुक के चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया और कहा, तो मिस्टर इंस्पिरेशन, क्या तुम मेरे साथ इस लाइफ के नए शूट के लिए रेडी हो? जोंगकुक ने शर्माते हुए अपनी हाँ में सिर हिला दिया। दोनों के बीच की सारी मुश्किलें अब खत्म हो चुकी थीं और सियोल की उस खूबसूरत रात में उन दोनों ने एक दूसरे के दिल में अपनी परमानेंट जगह बना ली थी। मैगजीन के कपल शूट का दिन आ चुका था और स्टूडियो में सुबह से ही बहुत ज्यादा हलचल थी। हर तरफ बड़ी बड़ी लाइट्स, कैमरे और डिजाइनर कपड़ों की कतारें लगी हुई थीं। जोंगकुक शीशे के सामने बैठा हुआ था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आज से पहले कभी प्रोफेशनल मॉडलिंग नहीं की थी, इसलिए वो बार बार अपनी जैकेट के बटन को ठीक कर रहा था।
तभी तेयोंग कमरे में आया। ब्लैक सूट में तेयोंग इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि जोंगकुक उसे बस देखता ही रह गया। तेयोंग ने जोंगकुक के पीछे आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और शीशे में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, रिलैक्स जोंगकुक, तुम इस वाइट आउटफिट में किसी एंजल की तरह लग रहे हो। बस कैमरे को मत देखना, सिर्फ मुझे देखना। जैसे ही दोनों सेट पर पहुंचे, फोटोग्राफर ने उन्हें पोज समझाने शुरू किए। फोटोग्राफर एक बहुत ही चूजी और अजीब स्वभाव का आदमी था। उसने जोंगकुक से कहा, सुनो, मुझे चेहरे पर वो नॉर्मल स्माइल नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी आंखों में तेयोंग के लिए एकदम डीप लव और पैशन दिखना चाहिए। चलो, तेयोंग का कॉलर पकड़ो और उसके थोड़े और करीब आओ। कॉलर पकड़ने की बात सुनते ही जोंगकुक का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने जैसे ही तेयोंग के सूट का कॉलर पकड़ा, उसका हाथ कांपने लगा। तेयोंग ने जोंगकुक की ये घबराहट देखी तो उसने चुपके से जोंगकुक की कमर पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा गुदगुदा दिया। जोंगकुक की एक जोरदार हंसी छूट गई और वो सीधा तेयोंग की छाती पर जा गिरा। फोटोग्राफर ने उसी वक्त कैमरे का शटर दबाया और चिल्लाया, परफेक्ट, यही नेचुरल बॉन्डिंग तो मुझे चाहिए थी। सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े और जोंगकुक शर्म के मारे तेयोंग के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा। अगला पोज थोड़ा और मुश्किल था। इस बार दोनों को एक ही काउच पर बैठना था, जहां तेयोंग को लेटना था और जोंगकुक को उसके ऊपर झुकना था। जैसे ही पोज सेट हुआ, स्टूडियो की मेन लाइट अचानक से हिलने लगी और सीधे काउच की तरफ गिरने लगी। तेयोंग की नज़र समय रहते उस लाइट पर पड़ गई। उसने बिना एक पल गवाए जोंगकुक को अपनी तरफ खींचा और खुद काउच से नीचे की तरफ रोल हो गया। वो भारी लाइट सीधे काउच के उस हिस्से पर गिरी जहां जोंगकुक बैठा था। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। जोंगकुक पूरी तरह से तेयोंग के ऊपर गिरा हुआ था और दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। तेयोंग ने तुरंत जोंगकुक का चेहरा देखा और पूछा, जोंगकुक, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? जोंगकुक ने तेयोंग की घबराहट देखी। उसकी आंखों में अपने लिए इतना डर देखकर जोंगकुक को एहसास हुआ कि ये बंदा उसकी जान बचाने के लिए खुद को भी खतरे में डाल सकता है। जोंगकुक ने कहा, मैं ठीक हूँ तेयोंग, मुझे कुछ नहीं हुआ। फोटोग्राफर दौड़ता हुआ आया और उसने उन दोनों को उठाया। लाइट गिरने की वजह से शूट को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। तेयोंग जोंगकुक को लेकर वापस चेंजिंग रूम में आया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही जोंगकुक ने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर तेयोंग को कसकर गले लगा लिया। जोंगकुक ने तेयोंग की पीठ पर अपने हाथ रखते हुए कहा, तेयोंग, थैंक यू। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तेयोंग ने जोंगकुक को खुद से थोड़ा दूर किया, उसकी आंखों में देखा और बहुत ही सीरियस होकर बोला, जोंगकुक, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी लाइफ में मेरे करियर या इस शूट से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी सेफ्टी है। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों के बीच का माहौल एक बार फिर बहुत ही रोमांटिक और गहरा हो गया था। तेयोंग धीरे धीरे जोंगकुक के चेहरे के और करीब आने लगा। दोनों की नज़रें एक दूसरे के होठों पर टिक गईं। कमरे में सिर्फ उन दोनों की धड़कनों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन तभी अचानक चेंजिंग रूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर से मैनेजर की आवाज़ आई, तेयोंग, जोंगकुक, जल्दी बाहर आओ, पुलिस का फ़ोन आया है। मिना के बारे में एक बहुत ही अजीब बात पता चली है। तेयोंग और जोंगकुक ने तुरंत एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। तेयोंग ने जल्दी से चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोला, जहां मैनेजर पसीने पसीने होकर खड़ा था। तेयोंग ने पूछा, क्या हुआ मैनेजर? मिना तो पुलिस की कस्टडी में है ना, फिर क्या बात हो गई? मैनेजर ने अपनी सांस संभालते हुए कहा, पुलिस मिना को पकड़ने उसके घर पहुंची थी, लेकिन वो वहां थी ही नहीं। मिना सियोल छोड़कर भागने की फिराक में थी, लेकिन तभी रास्ते में उसकी कार का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसकी हालत बहुत सीरियस है और उसे सियोल के ही सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मिना होश में आते ही सिर्फ तुम दोनों का नाम ले रही है और तुम दोनों से तुरंत मिलना चाहती है। ये सुनकर जोंगकुक का दिल बैठ गया। मिना ने उनके साथ जो भी बुरा किया था, उसे भूलकर जोंगकुक के मन में इस वक्त सिर्फ उसके लिए चिंता थी। उसने तेयोंग का हाथ पकड़ा और कहा, तेयोंग, हमें अभी हॉस्पिटल चलना चाहिए। चाहे जो भी हुआ हो, इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तेयोंग ने सिर हिलाया और दोनों तुरंत स्टूडियो से बाहर निकलकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। आधे घंटे के भीतर वो दोनों हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बाहर खड़े थे। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने तेयोंग से कहा, मिना की हालत बहुत नाजुक है, उसके सिर पर गहरी चोट आई है। वो बार बार आप दोनों का नाम पुकार रही है। शायद वो अपने आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहती है। आप दोनों अंदर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। तेयोंग और जोंगकुक दबे पांव आईसीयू के अंदर गए। वहां मशीनों की बीप बीप की आवाज़ गूंज रही थी। मिना बेड पर लेटी हुई थी। उसके पूरे सिर और चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज़ सुनी, उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। तेयोंग और जोंगकुक को एक साथ अपने पास देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिना ने बहुत ही कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में कहा, तेयोंग, जोंगकुक, मुझे माफ़ कर देना। मैं गुस्से और जलन में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे सही और गलत का फ़र्क ही नहीं दिखा।
मैंने तुम दोनों का करियर और खुशियां बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन आज जब मैं मौत के इतने करीब हूं तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मिना ने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया, जिसे जोंगकुक ने धीरे से थाम लिया। मिना ने जोंगकुक की तरफ देखा और कहा, जोंगकुक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तेयोंग तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा। प्लीज, मेरी वजह से तुम दोनों अपने बीच कोई कड़वाहट मत रखना। मुझे माफ कर देना। ये कहते कहते मिना की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और मशीनों की बीप की आवाज तेज हो गई। डॉक्टर्स तुरंत अंदर भागे और उन्होंने तेयोंग और जोंगकुक को बाहर जाने के लिए कहा। वार्ड के बाहर आकर जोंगकुक तेयोंग की छाती से लगकर रोने लगा। इस पूरे ड्रामे और सस्पेंस का ऐसा दर्दनाक अंत होगा, ऐसा उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, मिना अब खतरे से बाहर है। उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने ट्रीटमेंट पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। वो बच जाएगी, लेकिन उसे अपनी गलतियों की सज़ा कानून के मुताबिक काटनी होगी। यह सुनकर जोंगकुक ने अपने आंसू पोंछे और तेयोंग की तरफ देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए, जहां सियोल की सुबह की ताज़ा धूप उनका इंतजार कर रही थी। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा तूफान अब हमेशा के लिए थम चुका था। तेयोंग ने जोंगकुक को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, अब हमारे बीच कोई नहीं है जोंगकुक, सिर्फ तुम, मैं और हमारी ये अधूरी कहानी। जोंगकुक ने मुस्कुराते हुए अपना सिर तेयोंग के कंधे पर रख दिया। मैगजीन का वो कपल शूट तो सुपरहिट होना ही था, लेकिन उन दोनों की ये रियल लाइफ लव स्टोरी अब हमेशा के लिए परफेक्ट हो चुकी थी। हॉस्पिटल के उस भारी ड्रामे को बीते अब पूरा 1 महीना हो चुका था। सियोल शहर में अब हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिससे मौसम और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया था। मैगजीन का वो कपल शूट मार्केट में आते ही सुपरहिट हो गया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तेयोंग और जोंगकुक के ही चर्चे थे। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके इस छोटे से अपार्टमेंट में एक नई मुसीबत ने एंट्री ले ली थी। दरअसल शूट के बाद से तेयोंग जोंगकुक को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव और केयरिंग हो गया था। वो जोंगकुक को किचन में अकेले चाकू तक नहीं छूने देता था। आज सुबह भी जब जोंगकुक सिर्फ सेब काटने के लिए किचन में गया तो तेयोंग दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ से चाकू छीनते हुए बोला, जोंगकुक, तुम पागल हो क्या? अगर हाथ कट जाता तो? तुम बस चुपचाप सोफे पर बैठो, मैं सेब काट कर लाता हूँ। जोंगकुक ने चिढ़ते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, तेयोंग, यार तुम हद कर रहे हो। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? पिछले 2 साल से अकेले रहकर अपना सारा काम खुद कर रहा था। अब तुम मुझे सेब भी नहीं काटने दोगे? तेयोंग ने प्लेट में सेब के टुकड़े सजाते हुए एक बहुत ही सीरियस लुक दिया और कहा, तब की बात अलग थी मिस्टर इंस्पिरेशन, अब तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। जोंगकुक ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि तेयोंग के इस ओवर केयरिंग नेचर का इलाज सिर्फ बातों से नहीं हो सकता। उसने तेयोंग को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा फनी प्लान बनाया। शाम को जब तेयोंग अपने स्टूडियो का काम खत्म करके घर लौटा तो पूरे अपार्टमेंट में अंधेरा था। तेयोंग ने जैसे ही लाइट ऑन की, उसे लिविंग रूम के फर्श पर जोंगकुक की एक जैकेट और उसके पास ही थोड़ा सा लाल रंग फैला हुआ दिखा। तेयोंग के दिल की धड़कन वहीं रुक गई। उसका दिमाग सीधे पिछले महीने के हादसों पर चला गया। वो घबराकर चिल्लाया, जोंगकुक, तुम कहाँ हो जोंगकुक? तभी किचन से एक धीमी सी कराहने की आवाज आई। तेयोंग नंगे पैर दौड़ता हुआ किचन में पहुंचा। वहां जोंगकुक फर्श पर बैठा हुआ था। उसका हाथ उसकी छाती पर था और उसके चेहरे पर बहुत ही दर्दनाक एक्सप्रेशंस थे। तेयोंग बिना सोचे उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने जोंगकुक का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, जोंगकुक, क्या हुआ? प्लीज मुझसे बात करो। मैंने कहा था ना, अकेले कुछ मत करना। जोंगकुक ने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, तेयोंग, वो किचन के शेल्फ से एक भारी डिब्बा मेरे ऊपर गिर गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तेयोंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और कांपते हाथों से एम्बुलेंस का नंबर मिलाने लगा। वो रोते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तेयोंग को इस कदर रोता देख जोंगकुक से अपना मजाक और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगा और फर्श पर लोट-पोट हो गया। तेयोंग ने हैरान होकर उसे देखा, फिर फर्श पर गिरे लाल रंग को छुआ। वो कोई खून नहीं बल्कि टमाटो केचप था। तेयोंग का रोना एक पल में गायब हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फोन जेब में रखा और खड़े होते हुए बोला, तुम्हें ये मजाक लग रहा है जोंगकुक? तुम जानते हो मेरी क्या हालत हो गई थी? जोंगकुक ने अपनी हंसी रोकते हुए तेयोंग का हाथ पकड़ा और मासूमियत से कहा, सॉरी बाबा, लेकिन तुम भी तो मुझे 1 महीने से पिंजरे में बंद करके रख रहे हो। मुझे बस तुम्हें ये समझाना था कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तेयोंग ने जोंगकुक की उस क्यूट सी शक्ल को देखा तो उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने जोंगकुक को खींचकर सीधा अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में धीरे से कहा, अगली बार ऐसा मजाक किया ना
तो मैं तुम्हें सच में इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। जोंगकुक ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। तभी अचानक अपार्टमेंट के मेन डोर की घंटी बजी। दोनों एक दूसरे से दूर हुए। जोंगकुक ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बहुत ही कड़क और कड़े स्वभाव की अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, जिनके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स थे। उन्हें देखते ही जोंगकुक के होश उड़ गए और पीछे खड़े तेयोंग का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि तेयोंग की सख्त मिजाज माँ थी, जो बिना बताए सीधे सियोल आ पहुंची थी। तेयोंग की माँ को अचानक सामने देखकर पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। वो अपनी तीखी आंखों से पूरे अपार्टमेंट को स्कैन कर रही थीं, जैसे किसी मिलिट्री बेस का इंस्पेक्शन कर रही हों। उन्होंने अपने भारी बैग्स फर्श पर रखे और सीधे जोंगकुक को ऊपर से नीचे तक देखा। जोंगकुक ने तुरंत अपनी टी-शर्ट को ठीक किया और घबराते हुए उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। नमस्ते आंटी जी, मैं जोंगकुक हूँ, तेयोंग का फ्लैटमेट, जोंगकुक ने बहुत ही नर्वस आवाज़ में कहा। तेयोंग की माँ ने बस अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाया और बिना कुछ बोले सीधे लिविंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गईं। तेयोंग ने जल्दी से जोंगकुक को आंख से इशारा किया और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। उसने बहुत ही लाड जताते हुए कहा, मम्मी, आप अचानक सियोल? आपने मुझे एक बार बताया भी नहीं, मैं स्टेशन आ जाता आपको लेने। मम्मी ने अपने चश्मे को नाक पर टिकाते हुए कहा, अगर बताकर आती तो मुझे ये कैसे पता चलता कि मेरा बेटा यहाँ क्या गुल खिला रहा है। इंटरनेट पर जो तुम्हारी वो मैगजीन वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो क्या है तेयोंग? और तुम दोनों एक ही फ्लैट में रह रहे हो? ये सुनते ही जोंगकुक के गले का थूक सूख गया। उसे लगा कि आंटी जी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है और अब वो सीधा उसे घर से बाहर निकाल देंगी। तेयोंग ने बात को संभालते हुए कहा, अरे मम्मी, वो तो बस एक प्रोफेशनल फोटोशूट था। जोंगकुक एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है और मेरे काम में मेरी मदद करता है। आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। मम्मी ने तुरंत तेयोंग को रोका और कहा, तुम बैठो, मुझे तुम्हारे हाथ की जली हुई चाय नहीं पीनी। मैं खुद किचन में जाकर देख लेती हूँ कि तुमने घर को क्या कबाड़खाना बना रखा है। जैसे ही मम्मी किचन की तरफ बढ़ी, जोंगकुक के पसीने छूट गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उसने केचप वाला प्रैंक किया था, उसकी वजह से किचन के फर्श पर अभी भी टोमेटो केचप गिरा हुआ था। जोंगकुक ने बिना सोचे दौड़कर मम्मी का रास्ता रोका और मुस्कुराने का नाटक करते हुए बोला, आंटी जी, आप प्लीज़ आराम कीजिए, आप बहुत दूर से आई हैं, चाय नाश्ता सब मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मम्मी ने जोंगकुक को घूरकर देखा और कहा, ठीक है, जरा मैं भी तो देखूं कि सियोल के लड़कों को घर संभालना आता है या नहीं। जोंगकुक तुरंत किचन में भागा और एक हाथ में पोछा और दूसरे हाथ में चाय का बर्तन पकड़कर काम पर लग गया। तेयोंग भी चुपके से किचन में आया और जोंगकुक की मदद करने लगा। दोनों दबे पांव फर्श साफ कर रहे थे कि तभी मम्मी की आवाज़ आई, तेयोंग, जरा इधर आना। तेयोंग बाहर गया तो मम्मी के हाथ में वो स्केचबुक थी जिसमें तेयोंग ने जोंगकुक के सारे स्केचेस बनाए थे। मम्मी ने उस स्केचबुक को टेबल पर पटकते हुए कहा, तेयोंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, मुझसे नहीं। इस किताब का एक एक पन्ना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ में इस लड़के की क्या जगह है। अब मुझे साफ साफ बताओ कि सच क्या है। कमरे में एक बार फिर बहुत ही गहरा सस्पेंस छा गया। जोंगकुक किचन के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ ये सब सुन रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि अगर तेयोंग ने सच कह दिया तो उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तेयोंग ने कुछ देर तक अपनी माँ की आंखों में देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही मजबूती से कहा, हाँ मम्मी, जो आप देख रही हैं वो सच है। जोंगकुक सिर्फ मेरा फ्लैटमेट नहीं है, वो मेरी जीने की वजह है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और सीधे किचन की तरफ बढ़ने लगी जहाँ जोंगकुक छिपा हुआ था। जोंगकुक डर के मारे अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया। उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं। मम्मी जोंगकुक के सामने आकर रुकीं। उन्होंने जोंगकुक का हाथ अपने हाथ में लिया। जोंगकुक ने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मम्मी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में आंसू थे। मम्मी ने जोंगकुक से कहा, जोंगकुक, मेरा बेटा बचपन से बहुत अकेला और जिद्दी रहा है। उसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन जब से इसने तुम्हारे स्केचेस बनाने शुरू किए, मैंने इसके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। यह खुश रहने लगा। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आई थी कि क्या तुम भी मेरे बेटे से उतना ही प्यार करते हो। यह सुनकर जोंगकुक की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने मम्मी को गले लगा लिया। तेयोंग भी ये देखकर मुस्कुरा दिया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मम्मी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, चलो अब रोना धोना बंद करो और मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा सा खिलाओ। मम्मी के मान जाने से उनकी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो चुकी थी। शाम को सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी अपार्टमेंट की घंटी बजी। जोंगकुक ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर एक कोरियन कुरियर बॉय खड़ा था।
जिसके हाथ में एक बहुत ही अजीब सा और बड़ा सा बॉक्स था जिस पर लिखा था जोंगकुक के लिए एक खास तोहफा। जोंगकुक ने उस बड़े से अजीब बॉक्स को देखा और कुरियर बॉय से पार्सल ले लिया। बॉक्स काफी भारी था। तेयोंग और उसकी मम्मी भी लिविंग रूम में आ गए। तेयोंग ने बॉक्स को देखते हुए अपनी आईब्रोज चढ़ाईं और पूछा, जोंगकुक, तुमने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था क्या? और इस पर सिर्फ तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? जोंगकुक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो, मैंने तो पिछले 1 महीने से कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। मम्मी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे बातों में वक्त मत गवाओ, जरा खोलकर तो देखो कि इस खास तोहफे में क्या है। तेयोंग ने कटर से बॉक्स की पैकिंग को काटना शुरू किया। जैसे ही बॉक्स का ऊपरी हिस्सा खुला, अंदर से ढेर सारी रंग बिरंगी चमकीली कतरनें बाहर उड़ीं। जोंगकुक ने हाथ अंदर डाला और उस तोहफे को बाहर निकाला। उसे बाहर निकालते ही पूरे कमरे में 1 सेकंड का सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल तेयोंग की मम्मी की एक जोरदार हंसी छूट गई। बॉक्स के अंदर कोई कीमती चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा कस्टमाइज्ड डैसिंग टेडी बियर था, जिसने ठीक वैसा ही सफेद आउटफिट पहन रखा था जैसा जोंगकुक ने मैगजीन के शूट में पहना था। मजे की बात तो ये थी कि उस टेडी बियर के चेहरे पर जोंगकुक की एक हंसती हुई फोटो का मास्क लगा हुआ था। तेयोंग ने अपनी हंसी रोकते हुए उस टेडी बियर के गले में लटका एक छोटा सा कार्ड निकाला और उसे जोर से पढ़ने लगा। तू जोंगकुक, मैगजीन शूट में तुम किसी एंजल से कम नहीं लग रहे थे। ये छोटा सा गिफ्ट इंडिया के तुम्हारे एक जबरा फैन की तरफ से। इसे हमेशा अपने बेड पर संभाल कर रखना। नीचे भेजने वाले का नाम लिखा था, राहुल। ये सुनते ही तेयोंग का चेहरा एक पल में फनी तरीके से पजेसिव हो गया। उसने टेडी बियर को जोंगकुक के हाथ से छीना और सोफे पर पटकते हुए बोला, जबरा फैन, और ये हमारे बेडरूम में रहेगा? बिल्कुल नहीं, इसके कपड़े भी तुम्हारे जैसे हैं और शक्ल भी। जोंगकुक को तेयोंग का ये पजेसिव रूप देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो अपनी हंसी दबाते हुए बोला, अरे तेयोंग, फैन का प्यार है, मना थोड़ी कर सकते हैं। देखो कितना क्यूट है। मम्मी ने तेयोंग के सिर पर धीरे से एक चपत लगाई और हंसते हुए बोली, देखा, मेरा बेटा सियोल का इतना बड़ा फोटोग्राफर बनता फिरता है, लेकिन फैन फॉलोइंग इसके फ्लैटमेट की ज्यादा है। जोंगकुक, तुम इस भालू को बिल्कुल अपने पास रखना, तेयोंग को जलने दो। अभी सब लोग इस टेडी बियर को देखकर हंसी रहे थे कि जोंगकुक के लैपटॉप पर एक ऑफिशियल ईमेल की नोटिफिकेशन टोन बजी। जोंगकुक ने लैपटॉप खोला और ईमेल पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तेयोंग ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ जोंगकुक? किसका मेल है? जोंगकुक ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही एक्साइटेड आवाज में कहा, तेयोंग, इंडिया की एक बहुत बड़ी फैशन और लाइफस्टाइल मैगजीन ने हमारा काम देखा है। वो चाहते हैं कि हम दोनों अगले हफ्ते मुंबई आएं और वहां के एक बहुत बड़े ट्रेडिशनल विंटर फेस्टिवल के लिए एक स्पेशल इंडो कोरियन कोलैबोरेटिव शूट का हिस्सा बने। उन्होंने हमारे साथ साथ आंटी जी के लिए भी टिकट भेजे हैं। ये सुनते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। तेयोंग की माँ तो मुंबई का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो गई और बोली, इंडिया? मैंने हमेशा सुना है कि वहाँ के कलर्स, वहाँ का खाना और वहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं। मैं तो बिल्कुल चलूंगी। जोंगकुक और तेयोंग ने एक दूसरे को देखा। उनकी लाइफ का ये पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होने वाला था जहां वो दोनों एक साथ काम करने वाले थे। सियोल की ठंडी हवाओं से निकलकर अब वो मुंबई की चमचमाती रातों और समंदर के किनारे एक नए सफर पर जाने वाले थे। सियोल की ठंडी बर्फबारी को पीछे छोड़कर जब तेयोंग, जोंगकुक और मम्मी मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां की गर्म हवा और चमचमाती लाइट्स ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही चारों तरफ गाड़ियों का शोर और लोगों की भारी भीड़ थी। जोंगकुक बहुत एक्साइटेड होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। वहीं तेयोंग अपनी मम्मी के बैग संभालते हुए थोड़ा नर्वस था। मम्मी तो मुंबई की साड़ियों और यहाँ के माहौल को देखने के लिए इतनी उत्सुक थीं कि उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक दुकान से राजस्थानी स्टाइल का एक दुपट्टा खरीदकर अपने गले में डाल लिया था। अगली सुबह मैगजीन के ऑफिस की तरफ से उनके होटल के स्वीट में इंडो कोरियन शूट के कपड़े भेजे गए। जोंगकुक के लिए एक बेहद खूबसूरत सिल्क का कुर्ता, पायजामा और नेहरू जैकेट थी और तेयोंग के लिए एक हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली शेरवानी। जब दोनों तैयार होकर बाहर आए तो मम्मी उन्हें देखती ही रह गईं। उन्होंने दोनों के कान के पीछे छोटा सा काला टीका लगाते हुए कहा, तुम दोनों इन इंडियन कपड़ों में इतने प्यारे लग रहे हो कि नजर न लग जाए। जैसे ही वे तीनों शूट के लिए समंदर के किनारे बने एक आलीशान स्टूडियो सेट पर पहुंचे, वहां का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ गेंदे के फूलों की सजावट थी और बैकग्राउंड में बहुत ही प्यारी शहनाई की धुन बज रही थी। तभी सेट के अंदर से एक लंबा दुबला पतला लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने रंग बिरंगी शर्ट पहन रखी थी और उसके गले में एक बड़ा सा कैमरा लटका हुआ था। वो लड़का सीधे जोंगकुक के पास पहुंचा और खुशी के मारे चिल्लाया, ओ माय गॉड जोंगकुक, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे सामने खड़े हो। मैं ही हूँ राहुल, तुम्हारा सबसे बड़ा यानी तुम्हारा असली जबरा फैन, जिसने तुम्हें सियोल में वो बड़ा सा टेडी बियर भेजा था। राहुल को सामने देखकर जोंगकुक मुस्कुरा दिया और उसने हाथ मिलाकर कहा, हाय राहुल, थैंक यू सो मच।
तुम्हारा वो गिफ्ट बहुत ही अलग और फनी था। राहुल की आंखें तो जोंगकुक को देखकर चमक रही थीं, लेकिन तभी उसकी नज़र पीछे खड़े तेयोंग पर पड़ी। तेयोंग ने अपनी शेरवानी के कॉलर को ठीक करते हुए राहुल को एक बहुत ही कड़क और पॉजेसिव लुक दिया। राहुल ने थोड़ा नर्वस होते हुए तेयोंग से हाथ मिलाया और कहा, हाय तेयोंग सर, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ जोंगकुक का जाबरा फैन हूँ। तेयोंग ने उसका हाथ थोड़ा कसकर दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ राहुल, मुझे पता है, लेकिन याद रखना, वो सिर्फ मेरा इंस्पिरेशन है। राहुल उसकी बात का मतलब समझ गया और उसने हंसते हुए अपने कान पकड़ लिए। मम्मी ये सब देखकर जोर से हंस पड़ी। शूट शुरू हुआ और इंडियन और कोरियन टीम ने मिलकर पोज सेट करने शुरू किए। इस बार पोज बहुत ही ट्रेडिशनल और क्लोज थे। एक पोज में तेयोंग को जोंगकुक के कुर्ते की आस्तीन को धीरे से पकड़ना था और जोंगकुक को मुड़कर उसकी आंखों में देखना था। जैसे ही फोटोग्राफर ने लाइट ऑन की, राहुल अपनी जगह से उछलकर चिल्लाया, वाह क्या बात है जोंगकुक भाई, तुम तो एकदम बॉलीवुड के हीरो लग रहे हो। राहुल के इस अजीब और फनी कमेंट की वजह से जोंगकुक अपनी हंसी नहीं रोक पाया और वो पोज के बीच में ही हंसने लगा। तेयोंग ने नकली गुस्सा दिखाते हुए राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो मेरा शॉट खराब हो जाएगा। राहुल ने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख ली और इशारा किया कि अब वो बिल्कुल चुप रहेगा। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद शूट का पहला हाफ खत्म हुआ। लंच ब्रेक में राहुल उन सब के लिए मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव और कटिंग चाय लेकर आया। मम्मी ने जैसे ही वड़ा पाव का पहला बाइट लिया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तीखे मसाले की वजह से पानी पानी चिल्लाने लगीं। तेयोंग और जोंगकुक तुरंत दौड़कर पानी की बोतल लेकर आए। मम्मी ने पानी पीकर अपनी सांस संभाली और हंसते हुए बोली, बाबा रे, इंडिया का खाना जितना टेस्टी है उतना ही तीखा भी है। लेकिन मज़ा आ गया। शाम के शॉट के लिए सेट को पूरी तरह से दियों और मोमबत्तियों की रोशनी से सजाया गया। ये इस पूरे शूट का सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी सीन था। दोनों को समंदर की लहरों के बैकग्राउंड में एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा होना था। हवा बहुत तेज चल रही थी और जोंगकुक के बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। तेयोंग ने बहुत ही प्यार से आगे बढ़कर अपने हाथों से जोंगकुक के बालों को पीछे किया। उस दियों की मध्यम रोशनी और समंदर की ठंडी हवा के बीच दोनों एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह खो गए। फोटोग्राफर ने बिना एक पल गंवाए लगातार कई शॉट्स क्लिक किए। पूरे सेट पर एक बहुत ही जादुई और खूबसूरत साइलेंस छा गया था। यहाँ तक कि जाबरा फैन राहुल भी इस खूबसूरत पल को देखकर एकदम शांत हो गया था और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। शूट खत्म होते ही पूरी टीम ने तालियां बजाईं। ये इंडो कोरियन कोलाबोरेशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। राहुल दौड़कर आया और उसने कहा, सर, आज रात गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक बहुत बड़ा क्रूज वॉक है, आपको वहां जरूर चलना चाहिए। तेयोंग और जोंगकुक ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुंबई की उस चमचमाती रात में क्रूज की तरफ बढ़ने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस खूबसूरत क्रूज पर सियोल से आया हुआ एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। मुंबई की रात एकदम जादुई लग रही थी। समंदर की ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर गेटवे ऑफ इंडिया रोशनी से नहाया हुआ था। तेयोंग, जोंगकुक, मम्मी और उनका वो जाबरा फैन राहुल, चारों एक आलीशान और बड़े से क्रूज पर चढ़ चुके थे। क्रूज पर धीमी धीमी म्यूजिक बज रही थी और मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां मौजूद थे। जोंगकुक क्रूज की रेलिंग के पास खड़ा होकर समंदर के पानी को देख रहा था। तभी तेयोंग 2 ग्लास जूस लेकर उसके पास आया। तेयोंग ने एक ग्लास जोंगकुक को दिया और मुस्कुराते हुए कहा, सच में जोंगकुक, सियोल के उस छोटे से अपार्टमेंट से लेकर मुंबई के इस बड़े क्रूज तक का सफर मुझे अभी भी एक सपने जैसा लगता है। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं आज भी सिर्फ एक अकेला और उदास फोटोग्राफर होता। जोंगकुक ने तेयोंग की आंखों में देखा और धीरे से कहा, और अगर मैं वो फ्लैटमेट वाला ऐड नहीं डालता तो मुझे कभी मेरा ये केयरिंग फोटोग्राफर नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी पीछे से राहुल की आवाज आई। राहुल अपने हाथ में एक बड़ा सा बुके लेकर दौड़ता हुआ आया और बोला, जोंगकुक भाई, तेयोंग सर, जल्दी चलिए, क्रूज के वीआईपी लाउंज में कोई आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो सियोल से सीधे यहाँ आए हैं। जोंगकुक ने चौंकते हुए पूछा, सियोल से? यहाँ कौन आ सकता है? तेयोंग और जोंगकुक मम्मी के साथ लाउंज के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने सोफे पर एक बहुत ही ग्रेसफुल और जानी पहचानी बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उन्हें देखते ही तेयोंग की मम्मी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और वो चिल्लाईं, अरे दीदी, आप यहाँ? वो कोई और नहीं बल्कि जोंगकुक की खुद की दादी माँ थी। दादी माँ को व्हीलचेयर पर देखकर जोंगकुक दौड़कर उनके पास गया और उनके गले लग गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जोंगकुक ने कहा, दादी माँ, आप यहाँ कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और आपको किसने यहाँ बुलाया? दादी माँ ने जोंगकुक के सिर पर हाथ फेरा और हंसते हुए पीछे खड़े तेयोंग की तरफ इशारा किया। दादी माँ ने कहा,
इस लड़के ने बुलाया है मुझे। जब तुम दोनों मुंबई आ रहे थे तो तेयोंग ने चुपके से मुझसे बात की थी। उसने कहा था कि वो मुंबई के इस बड़े शूट के बाद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है और वो चाहता था कि इस मौके पर उसकी दादी माँ भी उसके साथ रहें। जोंगकुक ने हैरान होकर तेयोंग की तरफ देखा। तेयोंग धीरे से आगे बढ़ा और जोंगकुक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। क्रूज की सारी लाइट्स अचानक उन दोनों पर आ गईं। वहां मौजूद सभी लोग, मम्मी, दादी माँ और यहाँ तक कि उनका वो जैब्रा फैन राहुल भी अपनी सांसें रोककर खड़ा हो गया। तेयोंग ने अपनी जेब से एक बहुत ही खूबसूरत चमचमाती हुई डायमंड रिंग निकाली। उसने जोंगकुक का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। तेयोंग ने बहुत ही सीरियस और दिल छू लेने वाली आवाज में कहा, जोंगकुक, तुम सिर्फ मेरी इंस्पिरेशन नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। मैंने तुम्हारी अनगिनत तस्वीरें खींची हैं, तुम्हारे ढेरों स्केचेस बनाए हैं, लेकिन अब मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ एक कंबाइंड फ्रेम में बिताना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पार्टनर बनोगे? पूरे क्रूज पर एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जोंगकुक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बिना एक पल गंवाए जोर से कहा, हाँ तेयोंग, 1000 बार हाँ। जैसे ही तेयोंग ने जोंगकुक की उंगली में वो रिंग पहनाई, पूरे क्रूज पर जोरदार तालियां गूंज उठीं। आसमान में रंग बिरंगे पटाखे छूटने लगे, जिससे मुंबई का आसमान और भी खूबसूरत हो गया। राहुल खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैं इस दुनिया का सबसे लकी जाबरा फैन हूँ जिसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा। मम्मी और दादी माँ ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों को आशीर्वाद दिया। सियोल से शुरू हुई एक अजीब सी स्लीप वॉकिंग की मिस्ट्री, मिना के ड्रामे और खतरों से गुजरती हुई, आज मुंबई के इस समंदर के बीच एक बेहद खूबसूरत और मुकम्मल लव स्टोरी बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और सियोल की वो चमचमाती लाइट्स अब उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए खुशियों की रोशनी बनकर बिखर चुकी थीं। कहानी का खूबसूरत अंत। Motherfucking design all right now.